स्वर लेकर मैं आया हूँ वो है मध्यम स्वर यानी म स्वर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, बहुत ही प्यारा स्वर है और इसके जो मध्यम स्वर की जो जितनी भी जानकारी, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं या इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स या सब टॉपिक्स बनते हैं, उस पर जो है हम संपूर्ण रूप से बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है, म का पूरा नाम मध्यम है। अगर पूरे नाम की बात करें, इसका शॉर्टकट नाम म है और पूरा नाम क्या है, मध्यम है। दूसरा पॉइंट्स, म के नामकरण का कारण। अब म का जो मध्यम स्वर का जो म नाम पड़ा या मध्यम नाम पड़ा, वो क्यों पड़ा? ये ऐसे प्रश्न मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो इस तरह के जो प्रश्न है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि किस स्वर का नाम क्या है और उसका नाम वो क्यों पड़ा, उसके पीछे का क्या कारण है। तो इस पर जो है बात करते हैं। म के नामकरण का जो कारण है वो है सप्तक के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित होने के कारण इसका नाम मध्यम पड़ा है। तो ये किस प्रकार है मध्यम भाग में स्थित? जैसा कि आपका स रे गा और मध्यम आपका बीच में और पदनी यानी पूर्वांग में आपका सारेगा और पदनी आपका क्या है, उत्तरांग में है। तो इसके बिल्कुल मध्य भाग में स्थित ये मध्यम स्वर है, इसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया, मध्यम रखा गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब तीसरा बिंदु हम देख लेते हैं। म की आंदोलन संख्या की अगर हम बात करें, यानी कि जैसा कि निर्धारित की गई है, सा की 240 है, रे की 270 है, गंधार की 300 है और मध्यम की 320 है। अब अगर हमें मंद्र मध्यम की आंदोलन संख्या ज्ञात करनी हो तो 160 इसकी आंदोलन संख्या होगी। इसी को अगर प्लस करके अगर हम करते हैं तो आपका जो मध्य का मध्यम है उसकी आंदोलन संख्या निकलकर 320 आ जाएगी। 160 प्लस 160, ठीक है, 320। अब अगर हमें जो है तार मध्यम की आंदोलन संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 320 को आप प्लस कर दीजिए, 600 ये हो गया और 2020 ये हो गया, यानी कि 640 आपका जो है तार मध्यम बोलेगा। अब अगर आपको जो है अति तार मध्यम ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 640 को आप मल्टीप्लाई यानी प्लस कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 1280 आपका जो निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो अति तार मध्यम जो है 1280 पर बोलेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस प्रकार से इसकी आंदोलन संख्या निकल कर आती है। किसी भी स्वर की आंदोलन संख्या निकालने के लिए आपको इसी तरीके से जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, या और तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इसके बहुत सारे निकालने के तरीके हैं। चौथे पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। म के रूप में वर्णन जो मिलता है वो नारद परिव्राजक में मिलता है, यानी मध्यम का जो शॉर्टकट्स नाम है म, उसका वर्णन जो एक ग्रंथ है वो नारद परिव्राजक ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। अब हम पांचवें बिंदु पे बात कर लेते हैं कि म का अगर रस की बात की जाए तो उसका रस क्या है, यानी वो किस प्रकार का रस उत्पन्न करता है। वैसे तो हर स्वर जो है, हर रस को उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक स्वर जो है क्या है, अपने आप में सक्षम है, परिपूर्ण है। वो करुण रस भी उत्पन्न कर सकता है और श्रृंगार रस, हास्य और रौद्र रस भी, जितने भी रस बताए गए हैं उतने रस वो उत्पन्न कर सकता है। डिपेंड करता है कि गाने वाला किस प्रकार का है और वो कौन सा राग गा रहा है, उस राग का क्या मूड है और कौन सा रस वो उत्पन्न करना चाहता है। लेकिन जो हमें शास्त्रकारों के अनुसार बताया गया है और परीक्षा की दृष्टि से जो आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो म का जो रस की बात है वो है उसका हास्य रस। अब छंद की बात कर लेते हैं। तो इसका बृहति छंद है, म स्वर का जो छंद है, और अक्षर काल संख्या इसकी क्या है, वो है आपकी 36 यानी 36 इसकी अक्षर काल संख्या है। ये अक्षर काल संख्या पूछी जाती है, इसमें गढ़ का प्रयोग होता है, जो छंदों में इसमें गढ़ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है म स्वर का जो छंद है वो बृहति छंद है और अक्षर काल संख्या उसका क्या है, 36 उसकी अक्षर काल संख्या है। तो इस प्रकार से आगे हम देख लेते हैं सातवां पॉइंट्स। म स्वर के, अगर हम म स्वर के अधिष्ठाता देवता की बात करें, क्योंकि देवताओं के आधार पर भी जो है, देवी देवताओं के आधार पर भी स्वरों को ग्रंथकारों के अनुसार विभाजित किया गया है। तो म स्वर के अधिष्ठाता देवता है वो महादेव यानी शिव को माना गया है। आठवां पॉइंट्स, चलिए आगे चलते हैं। म स्वर का अगर संवाद की हम बात करें तो वो किस प्रकार का षड्ज के साथ संवाद बनाता है, यानी किस प्रकार की मित्रता निभाता है या षड्ज के साथ वो जो कैसी ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। षड्ज
षडज है यानी कि मध्यम भाव, सा के साथ जो है अति इष्ट का संवाद बनाता है, यानी कि एक होता है इष्ट, एक होता है परम इष्ट, एक होता है अति इष्ट, यानी कि जो बहुत ही अच्छा संवाद जो है मध्यम स्वर के साथ ये बनाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। संवाद के बारे में पिछली लेक्चर में मैंने बताया था कि संवाद इष्ट क्या होता है, अति इष्ट क्या होता है, परम इष्ट क्या होता है, अनिष्ट क्या होता है, अल्प इष्ट क्या होता है, ये सारे इष्ट से संबंधित नाम हैं। 9वां पॉइंट हम देख लेते हैं, म का प्रकृति में उत्पत्ति स्थान। अगर उत्पत्ति स्थान की बात की जाए यानी किस पक्षी से जो इसकी ध्वनि मिलती है, यानी ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी से इसकी ध्वनि उत्पन्न हुई है, तो क्रोच पक्षी यानी सारस नाम के पक्षी से इसकी ध्वनि की उत्पत्ति मानी जाती है। अब जिस प्रकार की आप सभी लोग जानते हैं कि वर्णों के आधार पर भी हमारे स्वरों को विभाजित किया गया, रागों को विभाजित किया गया। जैसे हृदय नारायण जी ने तो 4 वर्णों में उन्होंने रागों को विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर जो है सामा पा ब्राह्मण, रेदा क्षत्रिय और गनी वैश्य, इस प्रकार जो यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ का वर्णन जो है वो वर्ण वो है ब्राह्मण वर्ण बताया गया है। अब 11वां जो पॉइंट है हम देख लेते हैं, माँ का अगर रंग की बात की जाए काइंड्स ऑफ येलो, इसका जो कलर है वो इस प्रकार का है। 12वां जो पॉइंट है माँ का रूप। अब हमें माँ के जो कितने रूप देखने को मिलते हैं साधारण रूप से, तो वो हमें मिलते हैं 2 रूप, एक तो शुद्ध रूप हो गया, एक आपका तीव्र मध्यम हो गया। वो देखने को क्या हमें लगाने को क्या अनुभव करने को मिलते हैं। अब 13वां पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। माँ की श्रुतियों की अगर बात की जाए तो प्राचीन और आधुनिक ग्रंथकार दोनों ने ही मध्यम की क्या मानी है, 4 श्रुतियां मानी है, किंतु श्रुतियों के जो स्थान रखे गए हैं उसमें परिवर्तन है, उसमें क्या है अलग अलग स्थान बताए गए हैं। वो किस प्रकार से है चलिए बात करते हैं। अब मध्यम स्वर जो प्राचीन काल ग्रंथकार के अनुसार, यानी प्राचीन काल के ग्रंथकार कौन है, हमारे भरत, मतंग, शारंगदेव, दत्तिल आदि, ये जो है प्राचीन ग्रंथकार के ये जो विद्वान है वो मानते हैं इसको। वो मानते हैं क्या 13 श्रुति पर जो, यानी कि जो है अंतिम श्रुति पर उन्होंने स्वर स्थापित किया था। तो 13 श्रुति कौन सी है, सा छंदोवती, रे रक्तिका, गौ क्रोधा, मौ मार्जनी, मार्जनी नाम की श्रुति पर जो क्या है हमारा मध्यम स्वर स्थापित है। अब भातखंडे जी के अनुसार जो आधुनिक काल के हमारे विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी हो गए, भातखंडे जी हो गए, तो ये आधुनिक ग्रंथकार है। तो भातखंडे जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रथम श्रुति पर उन्होंने स्वर स्थापित कर दिया। तो उन्होंने कहाँ पर जो है मध्यम स्थापित किया इस हिसाब से, तो 10वीं श्रुति यानी बज्रिका नाम की श्रुति पर उन्होंने क्या है हमारा मध्यम स्थापित कर दिया। अब चलिए गाइस देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि माँ से जुड़ी हुई अन्य क्या जानकारी, इसके क्या फैक्ट्स हैं, उस पर हम विस्तार रूप से बात कर लेते हैं। क्रमानुसार यह सप्तक का चौथा स्वर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सा पहले नंबर पर है, रे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ग है, चौथे नंबर पर आपका क्या है म स्वर है। तो क्रमानुसार क्या है, यह सप्तक का चौथा स्वर है। अब आगे देख लेते हैं, यह सप्तक के मध्य भाग में स्थित होता है, यानी कि आपने जैसा देख ही लिया, ऊपर भी मैंने आपको बताया कि सारेगा, बीच में मध्यम देख लीजिए, और पदनी आपका क्या है, पूर्वांग में आपका सारेगा है, उत्तरांग में आपका पदनी है। 3 सुर पहले 3 सुर बाद में, उसके जो बीच में स्थापित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, मध्यम नाम पड़ा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, शुद्ध मध्यम स्वर वादी और संवादी दोनों की भूमिका में रहता है। आप राग में देखते हैं बहुत सारे राग आपने किए होंगे, गाए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मध्यम स्वर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में जब आप उसकी थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें या गुरुजन लोग आपको बताते हैं, तो मध्यम स्वर वादी और संवादी दोनों की भूमिका में रहता है। लेकिन खास बात यह है कि अगर इसके तीव्र मध्यम की इसका जो दूसरा रूप है उसकी बात करें हम, तो तीव्र मध्यम कभी भी वादी और संवादी की भूमिका में क्या है नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर जो है यहाँ पर एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। अब तानपुरे में मिलाने की बात करते हैं तो मध्यम स्वर वहाँ भी योगदान देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका राग मालकोंस ले लीजिए, उसमें पंचम नहीं लगता है, तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पंचम का जो तार है, पहला तार है, वैसे तो हम पंचम पर मिलाते हैं, लेकिन जब पंचम उस राग में वर्जित होता है तो हम उस तार को मध्यम स्वर में मिला लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मध्यम स्वर जो है किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। चलिए आगे फैक्ट्स में बात कर लेते हैं इसके बारे में। शुद्ध मध्यम को
अधोदर्शक स्वर भी कहा जाता है। ये तो प्रश्न कई बारी परीक्षा में आया है, जैसे एचपीयू के एंट्रेंस वगैरह होते हैं एमए एमफिल के, और यूजीसी नेट वगैरह, तो ये कई बारी प्रश्न देखने को मिला है। अब आगे बात करते हैं, शुद्ध मध्यम सुबह का स्वर है। अब सुबह का स्वर किस प्रकार है ये, यानी कि सुबह के जो संधि प्रकाश राग होते हैं, जैसे भैरव हो गया, कलिंगड़ा हो गया, भैरवी हो गया, तो ये क्या सूचक करता है, ये करता है कि जब शुद्ध मध्यम लग रहा है तो सुबह के संधि प्रकाश यानी सुबह के समय ये राग गाए जाते हैं। अब तीव्र मध्यम सायकालीन शाम का जो स्वर है, क्योंकि इसमें जैसे आपका पूरिया, मारवा, सोहनी हो गया आपका, ये सायकालीन के राग है। और जैसे आपका यमन देख लीजिए, तो इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। तो ये जो है इंडिकेट करता है कि भाई सायकालीन संधि प्रकाश राग और प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग इस प्रकार जो है मध्यम जो यहाँ पर भी भूमिका दोनों स्वर निभा रहे हैं, यानी इसके दो रूप जो है शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। शुद्ध मध्यम बिलावल अंक की सूचना देता है, तो आप जानते हैं। आगे पॉइंट देख लेते हैं। तीव्र मध्यम कल्याण अंक की सूचना देता है। शुद्ध मध्यम क्या देता है, बिलावल अंक की सूचना देता है, लेकिन जब तीव्र मध्यम वहाँ पर लग जाता है तो कल्याण अंक के, जैसे कामोद है आपका, बहुत सारे राग है, यमन हो गया आपका, तो ये कल्याण अंक के राग है। 11वां पॉइंट हम देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के रागों में बादी स्वर के रूप में शुद्ध मध्यम सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अगर हम सभी रागों को इकट्ठा करें तो उसमें देखेंगे आपकी शुद्ध मध्यम जो है बादी स्वर के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी मध्यम की विशेषता जो है झलक कर सामने आ रही है। चलिए 12वां बिंदु देख लेते हैं। रागों के गायन समय में मध्यम स्वर ही काम आता है। और किस प्रकार काम आता है कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग और सायकालीन संधि प्रकाश राग, तो यहाँ पर जो मध्यम स्वर जो है गायन के रूप में भी बड़ी भूमिका निभाता है। एक हमारे को साइन देता है, इंडिकेशन देता है कि आप जो है एक पहचान सकते हैं कि एक राग जो है कब गाया जाता है। जैसे अगर पता नहीं होता कि सायकालीन में गाया जाता है या प्रातःकालीन में गाया जाता है, तो यहाँ पर एक आपको एक इंडिकेट मिल जाता है, आपको एक साइन मिल जाता है। चलिए 13वां पॉइंट्स, तीव्र मध्यम को अमंगलकारी स्वर भी कहा जाता है। अब मंगलकारी क्या होता है, जो मंगलमय होता है, जो सभी में मिल जाता है, सभी में घुल मिल कर जो अच्छी ध्वनि उत्पन्न करता है वो मंगलकारी होता है। अमंगलकारी क्या है, जो थोड़ा सा थोड़ा आप बोल सकते हैं चुभने वाली चीज़ है। तो अमंगलकारी स्वर भी ऐसी संज्ञा भी स्वर को दी गई है। तो किस प्रकार से जो ग्रंथकारों ने इसे जो है बड़े अच्छी सोच समझ कर जो है इसमें नाम निर्धारित किए हैं। चलिए 14वां बिंदु, तीव्र मध्यम को पंचम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब प्रवेश द्वार किस प्रकार है, क्योंकि आप देखिए जब तीव्र मध्यम, पहले हमारा शुद्ध मध्यम आता है, फिर उसके बाद तीव्र मध्यम आता है, फिर तीव्र मध्यम के तुरंत बाद हमारा क्या आता है, पंचम स्वर आता है। तो इसको क्या कहा गया कि भाई तीव्र मध्यम जो है प्रवेश द्वार भी माना जाता है पंचम स्वर का। किसका, पंचम स्वर का। चलिए अंतिम बिंदु अब हम देख लेते हैं। प्रचार में शुद्ध मध्यम को ही गुणीजन कोमल मध्यम भी कह देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब प्रचलन में है तो शुद्ध मध्यम को कभी कभी गुणीजन लोग कोमल मध्यम भी कह देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। अगर आपको स्वरों के बारे में जानकारी है तो इतना तो बेसिक ये नॉलेज है, बेसिक ये जानकारी कि हमें पता ही होना चाहिए कि स्वर जो है, अगर मध्यम स्वर है, षड्ज स्वर है, तो उसके आसपास की थ्योरी क्या है, उत्पन्न कैसे हुआ, क्या चीज़ है, कैसे किन चीज़ों से ये कनेक्ट है। तो इस पर हमें जो है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारी इसमें फैक्ट्स है वो इम्पोर्टेंट से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो कृपया करके आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर करने से दोस्तों आपके जेब से पैसे तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप शेयर कर देते तो उससे क्या है, हमें क्या एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जिस जिज्ञासा से काम कर रहे हैं तो हमारी और उसमें जो है ये प्रयास रहता है कि हम और मेहनत कर जो है आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। तो अगर आपका किसी सब्सक्राइब करने से किसी का भला हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कोताही करनी चाहिए आपको। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे पूरा देखें, अदरवाइज़ आप जो है बहुत सारे चैनल आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ऐसा
कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आप स्वतंत्र है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके सब्सक्राइब होने से जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है या हमारा कुछ फ़ायदा हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है ऐसे कार्य करने के लिए जो है रुकना चाहिए। तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।